Hello everyone. So this is the second lecture. So the chapter name is Physics and Mathematics. सबसे पहला अपना टॉपिक जो है वो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स. ओके. तो क्या होता है ना कि सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर यू नो completely described by a numerical value alone with units specified obviously and are added or subtracted according to the ordinary rules of algebra. Means मान लो x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 5 है. इनको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो सीधा मैं 10 प्लस माइनस 5 कर दूंगा. ठीक है ना. तो इसमें क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन with units specified. For example, if I ask you कि आपका वेट कितना है, हाइट कितनी है, तो आप कुछ ऐसे नंबर बोलोगे 60, 64 kg, समथिंग लाइक दिस. हाइट 165 और 167 सेंटीमीटर. तो ये यूनिट के साथ आप एक प्योरली विदाउट एनी डायरेक्शन आप बताते हो कि इतना मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है विथ यूनिट कि भाई 60 kg. अगर आप बोलो कि वेट मेरा 60 है तो फिर मैं क्या समझूँ कि 60 kg है क्या है, राइट. तो प्रोवाइडेड कि हमारे पास एक यूनिट है, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं विथ ए न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन कि भाई एक संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. सपोज एक और है कि जैसे मान लो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट, उसका मास बताना है, तो मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ द सिस्टम इज लेट्स से 5 kg. ओके. दूसरा मास m2 आ गया. वो सपोज कीजिए 2 kg है. तो अगर मुझे टोटल करना हो मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल मास ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मैं सिंपल अल्जेब्रिक जो रूल्स है वो लगाऊंगा, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 kg. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटी. अब क्या होता है ना कि सर्टेन क्वांटिटीज ऐसी भी होती है, द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर ए न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट्स स्पेसिफाइड एज वेल एज ए डायरेक्शन इन स्पेस. ये क्या है, मान लीजिए हम लोगों को एक पार्टिकल की वेलोसिटी पता करना है. ठीक है. एक पार्टिकल है m, वो v वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, एक एक तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले. मैग्नीट्यूड क्या है, v इक्वल टू लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी है. तो ये क्या बताता है कि ये पार्टिकल कितना फास्ट है. इट जस्ट टेल्स अस how fast a particle is moving, but the description of velocity becomes complete only when the direction of velocity is also specified. ये जो पार्टिकल है उसकी उसको उसकी वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना है, हमें डिस्क्राइब करना है कंप्लीटली, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं मेले में खो गए हैं. ठीक है. अब ये मान लीजिए ये करीबन 200 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों खड़े हैं. पता नहीं है कि वो किस तरफ है, ये किस तरफ है. तो ये कुछ बताता है कि मैं ये नीम के नीचे यहाँ खड़ा हूँ, ये मान लो किसी मंदिर के पास खड़ा है. तो ये बच्चा बोलेगा बी को कि मेरी तरफ भाग 5 मीटर पर सेकंड से.
लेकिन अगर इसको दिशा का ज्ञान नहीं है इस बच्चे को, तो वो मान लो भागे 5 मीटर पर सेकंड, कभी ये दोनों मिल पाएंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो मैग्नीट्यूड सेम है, 5 मीटर पर सेकंड, राइट। अगर ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो जल्दी मिलेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है डायरेक्शन का रोल। ऑलराइट, मैंने एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेके भी आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर को कैसे दिखाते हैं हम? तो ऐसी क्वांटिटी जिनको वेक्टर और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है स्पेसिफाई करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो उनको बोलते हैं वेक्टर। जैसे ऐसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर जा रही है, एक बंदा इस तरफ भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एक ऐसे इस एंगल में भाग रहा है 6 मीटर पर सेकंड। ऑल राइट, ठीक है। अब अपन एक छोटा सा सवाल करते हैं कि कैसे चीजें काम करती है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, एडिशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर हैं ए एंड बी। ए वेक्टर, देखो वेक्टर को ऐसे भी दर्शाते हैं, उसके ऊपर ऐसे एरो कर देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मुझे दो वेक्टर को जोड़ना हो, एडिशन करना हो, तो क्या करना होता है? उसका एक रूल होता है, ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन, मतलब एक ट्राइंगल बना दो। ओके, तो जैसे यहाँ पे फोकस कीजिए इस एक डायग्राम पे। मेरे पास एक ए बी वेक्टर है, पहला वेक्टर। दूसरा है जो क्या है, बी सी वेक्टर है। तो ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन ऐसे बोलता है कि एक वेक्टर उठाओ, देखो जहां से शुरू होता है ना उसको बोलते हैं हम टेल, जहां पे खत्म होता है ऐसे एरो का निशान होता है उसको बोलते हैं हेड। तो मैंने लिखा है हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो एक वेक्टर का हेड पकड़ो, दूसरे का टेल पकड़ो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और फिर यहाँ से जो ये रेड वाला आपको वेक्टर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब बताओ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर जो है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन मैंने बता ही दिया कैसे करते हैं, किसी भी वेक्टर के ऊपर एक एरो लगा दो तो वो क्या बन गया, वेक्टर बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या, अब इससे एक ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन कैसे बना, एक ट्राइंगल बन गया। मान लीजिए ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसको लिखता हूँ ए बी सी। अब मैं देखो ट्राइंगल से मदद से क्या करने वाला हूँ, देखो ऐसे एक ड्रॉ करो, ऐसी लाइन, मान लो इसको डी दे दो। आपने पाइथागोरस पर में पढ़ी होगी, पाइथागोरस रूल क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर डायगोनल, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसमें क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो आपको पता चल गया कि ये कोई एक एंगल है। तो बी सी पता हो मुझे, ए सी ए बी पता हो, तो बी बी डी क्या है इसमें, बी डी इक्वल टू बी सी कोस थीटा। इतना ट्रिग्नोमेट्री पता होगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण डायगोनल, ठीक है ना। तो बी डी आ गया, ए बी मेरे को दे रखा है, बी सी दे रखा है, अब बस मिल गया। ऑल राइट, और सी डी क्या होगा, बी सी साइन थीटा, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सवाल करने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, उससे मैं ऐसे बताऊंगा कि मान लो ये तो वेक्टर एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, ये दूसरा पार्टिकल है या दूसरा वेक्टर वो मूव कर रहा है। अब हम रिजल्टेंट हमें पता करने की कोशिश की, हमें मिल गया।
अब मान लीजिए इफ ए पार्टिकल इज गिवन टू वेलोसिटीज, एक पार्टिकल है उसकी दो वेलोसिटी है, कैसे? साइमल्टेनियसली। मान लीजिए एक सवाल कर रहे हैं, मान लीजिए एक ट्यूब है ऐसे, इसके अंदर यहाँ पे एक बॉल है ए पोजीशन पे, इसकी वेलोसिटी ना इस तरफ है, क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये जो पाइप है, ये ट्यूब, ये खुद 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि बॉल इस तरफ जा रही है, पाइप इस तरफ जा रहा है। अब मैं पता करने की कोशिश करूं कि जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है रिजल्टेंट, वो क्या है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे लेट से यहाँ पे थे हम, अब t इक्वल टू 1 पे 1 सेकेंड बाद मान लीजिए ये पाइप इतना ऊपर चला गया, कितना जाएगा? 4 मीटर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 4 मीटर, तो इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, और मान लीजिए ये बॉल जो है 1 सेकेंड में 3 मीटर चल गई, ये 3 मीटर है। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनने लग गया। आप ध्यान से देखो, ये बॉल इधर मूव करी और ये पाइप इधर ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, अब जो बॉल पहले t0 पर यहाँ था, अब बॉल यहाँ पे आ गया, तो किस रिजल्टेंट देखो इस तरह कैसे बन रहा है, ऐसे, ये कुछ थीटा एंगल है, बॉल यहाँ पहुंच गई। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। ये जो ए बी सी ट्रायंगल बना है ना, इससे हमें पता चल गया कि ये जो ए सी वेक्टर है ना, क्या है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है, सो इसी को हम, इसी जिस तरीके से हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली है ना, ये जो रूल ऑफ एडिशन लगाया, इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। और इस ज्योमेट्री से भी हमें पता चल रहा है कि ए सी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 और 4 16, 16 और 9 25। तो ए बी क्या होगा? अंडर रूट ले लो 25 का, तो 5 मीटर पर सेकेंड से इस दिशा में ये बॉल की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसको दोबारा मैं एक बार और बताता हूँ आप लोगों को कि हमने ऐड कैसे किया। देखो, एक तो हमने ऐसा वेक्टर लिया, पहला ए बी, फर्स्ट वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा, एक मिनट, अपने हम बता रहे थे कि पाइप है ये वर्टिकली मूव कर रहा है, तो दूसरा ये सेकंड वेलोसिटी है, और रिजल्टेंट क्या निकाला हमने? ये रिजल्टेंट है। ऑल राइट, एक मिनट। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो है इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स की समानता। समान कैसे होते हैं? दो वेक्टर है ना, इसके समान होने के पीछे दो चीजें होनी चाहिए। एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होना चाहिए, दूसरा उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दोनों वेक्टर्स की। जैसे मान लो एक वेक्टर 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, एक 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। देखो इसमें ना मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज है। अगर यही दोनों इस तरफ होते या दोनों इस तरफ होते तो सेम होते। करेक्ट?
ऑल राइट। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स की में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सो टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड्स and directions are same. Thus, a parallel translation of a vector does not bring about any change in it. मतलब ऐसे पैरेलल ट्रांसलेशन करो ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ऑल राइट, वो दोनों केस में सेम ही है। अच्छा, अब एडिशन ऑफ वेक्टर नेक्स्ट टॉपिक है। इसका हमने थोड़ा बहुत तो झलक देख ही ली कि ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन कैसे लगाते हैं। अब एक और झलक देखते हैं कि ऐसे देखो, ये दोबारा देख लो, एक वेक्टर है जिसका हेड है फर्स्ट का इधर, उसको हमें टेल से जोड़ना है दूसरे वेक्टर से, और फिर जो कंप्लीट कर देना है, तो जो ट्राइंगल बन जाए वैसे ही उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। मान लीजिए हमें ऐसे फिगर ए ना दे के फिगर बी दे रखा हो ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करें, देखो दोनों का ही टेल है ना, वो जुड़ा हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या होता है ना कि दोनों वेक्टर के बीच में ही कहीं इसका रिजल्टेंट आया, तो हमने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया रिजल्टेंट वेक्टर। अब ए सी वेक्टर को ऐसे इस तरीके से आगे भेजा, ठीक है, और बी से भी ऐसे बना के एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब आप एक चीज देख सकते हैं कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो ना, ऐसे ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया, ये भी थीटा। अच्छा, ये ऐसा होगा, मान लो अल्फा है तो पूरा, तो ये भी अल्फा, ठीक है ना। तो इसको एक मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, इसका एंगल है ना, मान लीजिए इसको मैंने ले लिया अल्फा, और पूरा जो एंगल है ये थीटा, यहाँ पे भी थीटा, अंडरस्टूड। तो ए प्लस बी क्या होगा, देखो हमें क्या निकालना है, बी ई निकालना है फॉर एग्जांपल, और एक ये होना चाहिए ई एफ। तो हम क्या निकाल पाएंगे, ए एफ निकाल पाएंगे, वही रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो बी एफ और ये ए सी बोथ आर सेम वेक्टर, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो बी ई क्या होगा, बी ई होगा बी एफ कॉस थीटा। बी एफ क्या है, इक्वल टू ए सी, तो ए सी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ई एफ जो है वो क्या होगा, ई एफ कहाँ है, ये वाली डाई, ठीक है, ये वाली भुजा, ओके। ई एफ जो है वो हो जाएगा आपका ए सी, आई थिंक साइन थीटा, है ना। ए सी साइन थीटा कैसे हुआ, जैसे ये ट्राइंगल है, इसका बेस हो गया बी एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब बी एफ इक्वल टू ए सी है, इसलिए हमने लिख दिया ए सी साइन थीटा, ऑल राइट। तो अब मैं इसका डायग्राम की मदद से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सॉरी डेरिवेशन निकाल के दिखाता हूँ कि ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए बी क्या है अपना, स्मॉल ए है, बी ई क्या है, बी ई है ए सी कोस थीटा, ए सी की वैल्यू थी बी,
इधर हो गया cos थीटा, अब हो गया होल स्क्वायर। ई एफ क्या होगा, ई एफ हमने निकाला ए सी साइन थीटा, ए सी मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। तो इसको निकाल, इसके ऊपर दो घात है बी साइन थीटा पे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बी स्क्वायर कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा एक। अगर आपको याद हो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आगे क्या है, 2ab कॉस थीटा, तो ए एफ फाइनली क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर दो वेक्टर हो, ठीक है ना, दो वेक्टर हो, हमें दे रखे हैं दो वेक्टर और उनके बीच में परस्पर एंगल जो है एक्यूट एंगल वो थीटा है, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो निकल के आता है ना, वो ऐसा निकल के आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट पूरा। ठीक है। हम्म, अब एक और सवाल करते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में सवाल है ना, इसको मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल क्या है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है ना, ये जो वेक्टर ज़्यादा जो स्मॉल एंड लार्ज दिखाए हैं उन पर मत जाइए, आप ये सोचिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे के बीच में थीटा एंगल बना रहे हैं। तो मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है। तो देखो दोनों के बीच में कोई अगर दो वेक्टर है तो उनके बीच में ही कहीं एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, राइट। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले मैग्नीट्यूड का पता ही किया है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसको भी मैग्नीट्यूड मान लीजिए, इन दोनों ए प्लस बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए है, तो पहले मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर हम बाहर ला सकते हैं, क्या खाली ए रह गया अंदर, अंडर रूट 2a को बाहर ला सकते हैं, तो 1 प्लस cos थीटा, ये इसके अंदर कुछ चीज़ें निकल के आ रही है। ठीक है, अब ये हो गया अपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक चीज़ और हम पता कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए मुझे एक एंगल भी निकालना है, ये वाला, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इधर यहाँ पे, एल्फा निकालना था कि पहले वेक्टर का, फर्स्ट वेक्टर का जो एंगल है वो मुझे निकालना है एल्फा। तो टेन एल्फा मान लीजिए, कुछ करने की कोशिश करता हूँ, टेन एल्फा इक्वल टू टेन थीटा का मान क्या होता है, अच्छा ये वाली ई एफ अपॉन बी ई। ठीक है, अच्छा ये एल्फा है ना, तो पूरा बड़ा वाला
ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो टेन एल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन एल्फा इक्वल टू होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कैसे, इतना ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये अपना एंगल हो गया फर्स्ट वेक्टर का। ओके, अब इस सवाल में भी हमें पता करना था कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का इस फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ क्या एंगल होगा। तो इसमें मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, टेन थीटा, टेन एल्फा। तो देखो, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होगा, तो एक तो ये पता होनी चाहिए, एक नीचे वाली ये पता होनी चाहिए। ये वाली तो देखो, अगर ये भी ए है, ये भी ए है, तो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ए cos थीटा, और ये करेंगे तो ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा अपॉन, देखो ये तो एक cos थीटा, ये तो वैसे भी मुझे पता था ए है। आगे, एक मिनट, हाँ डायग्राम थोड़ा खराब हो गया। एक ए वेक्टर ऐसे हैं, एक ए वेक्टर ऐसे है, तो हमने क्या करा, पैरेललोग्राम बनाया। तो ये भी ए है, पैरेलल है। हमने पता किया कि वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख दो, ऐसे है तो इसको सेम, बिना उसकी डायरेक्शन चेंज किए कहीं पे भी रख दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी ये, ये अगर एल्फा है तो ये क्या होगा, अच्छा ये पूरा थीटा था, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा, और इस तरफ वाला प्रोजेक्शन जो है ए साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो, हमें चाहिए ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ तक हो गया ए, या आगे हो गया ए कोस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा में आपको पता है क्या होता है, टेन एल्फा में, इसमें मैं ले रहा हूँ। तो एक तो ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में ये साइन थीटा, और नीचे क्या होगा, ए प्लस ए कोस थीटा। तो ए से सब जगह चला गया, साइन थीटा इक्वल टू वन प्लस कोस थीटा। तो ये है मेरा टेन अल्फा का मान, ठीक है ना। ऑल राइट, इसको और भी तरीके हैं कुछ करने के, आगे बढ़ाने के। तो मैं देखता हूँ कि कुछ निकल के आ रहा है क्या। टेन एल्फा इक्वल टू, ऊपर भी कोस थीटा का भाग दे दो, नीचे भी कोस थीटा का भाग दे दो। ऊपर अगर मैं कोस थीटा का भाग दूं, अच्छा इसको कोस थीटा का भाग ना देके और कुछ करने की कोशिश करूं तो देखो, एक आपने, अपन एक चीज देखने की कोशिश करते हैं, साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू ए, अच्छा ए को हटा दो, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। टू से टू गया, यहाँ बचा टेन थीटा बाई टू। तो एल्फा का वैल्यू क्या आता है फाइनली, थीटा बाई टू, ठीक है। ये क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स एक्चुअली बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। अगर मेरे पास दो इक्वल वेक्टर हैं, उनके बीच में अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या करता है, दोनों वेक्टर के बीच के जो एंगल है ना, उसको बराबर भाग में, दो भागों में काटता है। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए
वेक्टर बाय ए नंबर, किसी वेक्टर को नंबर से गुणा कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या होगा? मान लीजिए सपोज ए वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? स्मॉल ए, और मेरे पास एक नंबर है के, जिससे मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा। तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू के इंटू ए वेक्टर, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब मैं जो बी वेक्टर है इसका मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा? के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो क्या होगा? के इंटू ए, क्योंकि इस ए का जो मैग्नीट्यूड था ए वेक्टर का वो ए ही था, ठीक है ना। अगर मान लीजिए के नेगेटिव है, इफ के इज नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पॉजिटिव लेट्स से, तो बी वेक्टर की जो नया निकल के आता है बी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो इसमें डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज हुआ है। तो बी वेक्टर इक्वल टू, बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। सपोज के इज नेगेटिव, तो बी वेक्टर इक्वल टू माइनस के ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो के ए ही है, बट इसकी डायरेक्शन इनवर्स हो गई, ऑलराइट। तो इन पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन बाय नेगेटिव और -1 just inverts the direction of the vector. The vector a vector and minus a vector have equal magnitudes but opposite directions. So if a vector is a vector of magnitude a and u vector is a vector of unit magnitude, देखो मजा आएगा। मान लो मेरे पास एक वेक्टर a है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? a है। एक मेरे पास u वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अब मैं u क्या है? वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब एक, किसी चीज में यूनिट होता है, इसका मतलब वन, वन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं कहूँ यूनिट किलोमीटर, तो मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है जिसका यूनिट वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी है, डिस्प्लेसमेंट वट एवर, तो यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है, और इसकी मान लीजिए जो डायरेक्शन है ना वो एक की तरफ है। मान लो एक ए वेक्टर था ऐसे, मान लो एक दूसरा वेक्टर यू, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ए इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू ए यू वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन का, और हमने एडिशन का देख लिया। एक चीज बच गई, वो क्या है? सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाना है, तो सीधा सीधा ऐसे क्या करते हैं, दूसरे वेक्टर घटाने का मतलब होता है कि एक वेक्टर लो जो पॉजिटिव है एज इट इज, नेगेटिव है ना उसको नेगेटिव, जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए में से बी को मुझे घटाना है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ हम जो बोलचाल की भाषा में, कि ए वेक्टर में नेगेटिव बी वेक्टर को जोड़ दो। अभी क्या हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन करना है, बट हम क्या करना है कि नेगेटिव, ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दो वेक्टर का हम एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को नेगेटिव करके उसकी डायरेक्शन इन्वर्ट करके। ओके, तो वो कैसे इन्वर्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डायग्राम है इस तरीके का, एक वेक्टर है ए, ठीक है, दूसरा जो वेक्टर है, एक मिनट, दूसरा जो वेक्टर है मेरे पास वो है बी, ठीक है। एक ऐसे ही मैं लाइन खींच रहा हूं,
ऑल राइट, बी वेक्टर की दिशा क्या है, इस तरीके से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का समेशन करना है। तो बी वेक्टर ऊपर है तो माइनस बी वेक्टर किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, अब रिजल्टेंट क्या इस तरफ आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस तरफ। आई बात समझ में। तो सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक तरीके से समेशन है या फिर एडिशन है विथ नेगेटिव ऑफ वट एवर लाइक वेक्टर वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द अदर वन। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट इन्वर्टेड द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड देन वी आर एडिंग इट टू ए वेक्टर। तो ये प्रोसेस इस फिगर में मैंने बता दिया है। अच्छा, इस पर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं ताकि और चीजें समझ में आ जाए। मान लीजिए दो वेक्टर है मेरे पास, उनके मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, 5 यूनिट, ठीक है, 5 समथिंग, हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल जो है 60 डिग्री है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, एक तो हमें दोनों वेक्टर का समेशन निकालना है, सम ऑफ द वेक्टर्स, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड, तो सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर का सम करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना। दूसरा निकालना है कि मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, डिफरेंस करके, ठीक है ना। ऑल राइट, अब सबसे पहले निकालते हैं इसी को, एडिशन। तो हमने क्या करा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस ऐसे हम जो दो खड़ी पाइप लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमने पहले ही एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम्म, पहले का वैल्यू क्या है 5, दूसरे का क्या है 5, 2 × 5 × 5 cos थीटा, cos कितना है वैल्यू थीटा, 60 डिग्री। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो 25 25 50, 50 प्लस 25, 5×25 इंटू 5 2 50, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5√3 यूनिट। ये तो देखो समेशन का आ गया। अब मुझे निकालना है अगर क्या बोलते हैं डिफरेंस का, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। पहले डायग्राम ऐसे बनाएंगे, एक ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर जो है, चलो इसके ले लेते हैं अपन, बी वेक्टर बन गया। अब हमें क्या करना था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम ऐसे करेंगे ए वेक्टर प्लस ई नोट कर दो इसकी डायरेक्शन, तो ऐसे देखो, बहुत आसान है। ऑल राइट, ये है बी वेक्टर उल्टी दिशा में माइनस बी वेक्टर। अब मुझे यही निकालना था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाप, जो भी परिमाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में। ऑल राइट, तो ए माइनस बी का जो सम है इसका मतलब यही है कि सम ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल था इनका बीच में, ये कितना बचेगा 120 डिग्री, कैसे 180 डिग्री माइनस
60 डिग्री। ठीक है ना, इतना पता होगा ना कि ये सीधी लाइन है, ये पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। अब मुझे ये चीज निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कोस थीटा। अब a की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 5 का स्क्वायर प्लस -5b प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ना हमने सिर्फ एंगल चेंज कर दिया। अच्छा, ये समझाता हूँ। 5 × 5 यहाँ -5 क्यों नहीं आया? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, हमने ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिया, तो मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं किया हमने, जिस डायरेक्शन को चेंज किया। डायरेक्शन चेंज करने से इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट एंगल पे फर्क पड़ेगा, जो हमने 60 से 120 कर लिया है। तो कोस 120 डिग्री, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × 5 × कोस समथिंग। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतनी गणित तो आप कर लेना। इसकी वैल्यू आएगी 5 यूनिट। किसकी? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।